नमस्कार आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9th एनसीईआरटी बुक। तो हम बात कर चुके हैं सेल क्या होते हैं, सेल कैसे देखे जा सकते हैं, अनियन पील के सेल कैसे देखेंगे आप, वो मैं बता चुका हूं आपको। आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात करेंगे आप। तो उसमें जाने से पहले थोड़ा सी इंट्रोडक्शन जो पीछे ले चुके हैं आप उसको आप देखते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल, सेल किसने डिस्कवर किया और हाउ कैसे किया। तो हम पढ़ चुके हैं कि सेल डिस्कवर किया गया बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 और ये ढूंढा गया विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप दैट ही मेड। और उसने देखा कि वहां पर उसको जब उसने एक स्लाइस रखी कॉक की, प्लांट का हिस्सा कॉक, उसकी जब एक स्लाइस को रखा उसके नीचे, तो उसको क्या है वहां पर टाइनी कंपार्टमेंट्स दिखे जिसको उसने नाम दे दिया सेल। उसके बाद वाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल उसको बनाने वाली, फंक्शनल यानी कि उसके लिए काम करने वाली। तो हमारी बॉडी, कोई भी लिविंग बॉडी है, उसको चलाने के लिए कौन काम करता है? सेल। और उसको बनाता भी कौन है? सेल। दैट्स वाई वी कॉल दैट दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। अब बात करते हैं व्हाट एक्चुअली सेल इज मेड अप ऑफ। ठीक है, इससे पहले क्या है, हमें सेल्स की जरूरत क्यों पड़ी, हमारी बॉडी में सेल्स क्यों हैं, टिश्यूज क्यों हैं, ऑर्गन क्यों हैं, ये ऐसा क्यों हुआ हमारी बॉडी में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे हिस्से हैं और सारे हिस्सों को अलग अलग काम करना पड़ता है। ठीक है, सारे हिस्से क्या है, अपना अपना काम करते हैं। नोज सूंघने के लिए काम करता है, आईज देखने के लिए, हाथ पैर चीजों को पकड़ने के लिए। तो सभी का काम अलग अलग है। ठीक है, सभी को अलग अलग तरह का काम देने के लिए क्या है, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इस तरीके को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। व्हाट वी कॉल इट, डिवीजन ऑफ लेबर। हमारी बॉडी के जितने फंक्शन हैं उनको डिवाइड किया गया है। हर एक सेल को कोई ना कोई पर्टिकुलर जॉब दी गई है। किसी सेल का कोई काम है, किसी सेल का कोई काम है कि, और ये सेल्स अलग इकट्ठा रह करके, एक तरह का काम करने वाले सेल इकट्ठा रह करके क्या बना देते हैं, टिश्यू, और वो इकट्ठा काम करते हैं वहां पर। अब यही क्या है, अगर एक सेल में देखें, एक सेल के अंदर भी बहुत सारे छोटे हिस्से होते हैं जिनका क्या है, काम अलग अलग रहता है। वी कॉल देम ऑर्गेनल्स। सेल के ऑर्गेनल्स की स्टडी आप करेंगे इसके बाद इस चैप्टर में। और आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर इज वन फिनोमिना इन विच द सेल्स आर गिवन पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर वर्क, सो दैट दे कैन वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ बॉडी, ग्रोथ ऑफ बॉडी, फॉर द बेनिफिट ऑफ बॉडी दे कैन वर्क। ठीक है, सेल के अंदर क्या है ऐसा, सेल के अंदर है मौजूद कुछ पार्ट्स जिन्हें कहते हैं ऑर्गेनल्स, स्पेलिंग ORGANELLE, ऑर्गेनल्स। ठीक है, अब बात करेंगे आप वट सेल एक्चुअली इज। सेल इज द अरेंजमेंट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेल में तीन चीजें हैं, एक तो उसकी मेम्ब्रेन, एक अंदर वाला न्यूक्लियस, और यहां पर मौजूद एक लिक्विड जिसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, सारे को क्या कह देंगे, प्रोटोप्लाज्म, जो इस मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है। अब ये सारा मैटर क्या है, ये सारा मैटर मिल करके एक सेल को बनाता है। अब एक्चुअली ये मैटर है किस चीज का, इट हैज केमिकल सब्सटेंसेज इन इट। तो जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं, वो सारे इकट्ठा काम करते हैं और इस सारे स्ट्रक्चर को आप क्या कह देते हैं, सेल कह देते हैं। इनकी स्टडी ही किया गया, आप आगे करेंगे। तो व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल किसका बना हुआ है और सेल की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब जब क्या है, सेल डिस्कवर किया गया, सेल के बारे में इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस दौरान जब माइक्रोस्कोप बने थे, वो माइक्रोस्कोप क्या है, ज्यादा पावरफुल नहीं थे। इंटरनल स्ट्रक्चर या कौन कौन से केमिकल उसमें मौजूद हैं उनको ढूंढ पाना उस टाइम मुश्किल था। उस टाइम क्या है, रॉबर्ट हुक के डिस्कवरी के बाद करीब करीब 150 साल बाद क्या है, सारा कुछ जाकर के पता चला। ठीक है, प्लाज्मा, जो रॉबर्ट हुक ने सेल देखे थे वो थे डेड सेल, और वो कौन से थे, प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल क्या है, उनके चारों तरफ होती है सेल वॉल। अब सेल वॉल के ऊपर स्टडी की जाने लगी, मेम्ब्रेन के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि प्लांट की जो सेल वॉल है, प्लांट सेल की वॉल है, उसके अंदर भी कोई मेम्ब्रेन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उसके बारे में क्या है, बाद में पता चला, जब क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप कर लिए गए, हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप डेवलप कर लिए गए। अब सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, सेल के अंदर बेसिक जो चीजें हैं वो सभी में पाई जाने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे हिस्से हैं जिन्हें आप सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, उनकी स्टडी आप इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर करेंगे। अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन क्या होता है, छाननी आप कह सकते हैं, जो चीजों को छान के भेजती है। जो चीजें अंदर चाहिए वही सेल के अंदर जाएंगी, और सेल के अंदर जो खतरनाक या हार्मफुल चीजें हैं उनको क्या है, बाहर निकालना होगा। यही काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को एक तो बाउंड्री देती है, जो मटेरियल अंदर चाहिए वो जाते हैं, जो मटेरियल निकालने हैं बाहर वो बाहर निकाले जाते हैं। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है? दिस इज मेड अप ऑफ, कुछ प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर, कुछ लिपिड्स हैं यानी कि फैट वगैरह, इसके साथ साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये तीनों चीजें मिल करके क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती हैं। अब दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक सेल है, इसको बाहर वाले मटेरियल से अलग करने का काम किसका है? इस मेम्ब्रेन का काम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलवेज अलाउ द एंट्री ऑफ यूजेबल मटेरियल एंड एग्जिट ऑफ नॉन यूजेबल यानी कि वेस्ट मटेरियल। इट ऑल्सो प्रिवेंट द, ये और भी क्या करती है, ऐसे मटेरियल जो सेल को अंदर चाहिए उनको रोकती है। अब ये मेम्ब्रेन होती कैसी है? इसके लिए एक वर्ड है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो सिलेक्टेड मटेरियल्स को अंदर जाने देगी, सिलेक्टेड मटेरियल्स को बाहर आने देगी। ठीक है, तो अब देखा जाए तो एक सेल को अंदर किसकी जरूरत है? सेल को अंदर जरूरत होती है ऑक्सीजन जाने की, पानी के अंदर मौजूदगी चाहिए। अंदर से बाहर क्या आना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा वाटर, ये बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, होता रहता है। और ये होता क्या है, ये किसकी वजह से होता है? ये एक प्रोसेस की वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन होता है कि दिस इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है, किसकी? सब्सटेंस की। अगर आप एक सब्सटेंस को जिसकी मात्रा यहां ज्यादा है उसको दूसरी जगह पर वो जाना स्टार्ट कर दे, कहां से? ज्यादा से कम की तरफ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। ये होता क्यों है? अब मान लीजिए आपके पास था पानी, पानी में आपने डाल दिया कलर, कलर एक जगह पर जाकर के गिरेगा, फिर सारे पानी में धीरे धीरे फैल जाएगा। वो क्या है? डिफ्यूजन है। आपने बहुत बार ऐसा किया होगा। ठीक है, चीनी है, चीनी को आप पानी के अंदर फेंक दो, वो धीरे धीरे फैल जाएगी। ये भी तो क्या हुआ? डिफ्यूजन। आप एक कमरे के अंदर कॉर्नर पर क्या है, अगरबत्ती जला दो, अगरबत्ती का धुआं सारे कमरे में फैल जाएगा। दिस इज ऑल्सो क्या है? ये भी डिफ्यूजन है। अब डिफ्यूजन होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स एक जगह मौजूद है ना, किसी भी कोई भी एटम्स है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास एक तरह की थर्मल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और वो यहां वहां घूमते रहते हैं। ठीक है, अब वो थर्मल एनर्जी उनको डिफ्यूज कराती है। अब कैसे होता है ऐसे मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये पानी है और पानी के ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, आपने ऊपर से नमक डाल दिया, तो नमक के मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बची हुई खाली जगह है ना, उनमें भर जाएंगे। उनमें भर जाएंगे तो क्या हुआ? ये डिफ्यूजन हो गया। तो ये डिफ्यूजन किसके पास होता है? सेल्स के पास भी होता है। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन दी गई है, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए ये सेल है, सेल के बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो मटी ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। ठीक है, और तब तक जाती रहेगी जब अंदर और बाहर उसकी मात्रा बराबर नहीं हो जाती। मान लीजिए अंदर 16 ग्राम क्या है, मान लीजिए 1 ग्राम पर 1 ml है। इस तरह एक एग्जांपल लेता हूं मैं। दो साइड्स हैं, मान लीजिए ये है। ठीक है, इधर पानी है, ये 100 ml पानी है, इधर भी 100 ml पानी है। ठीक है, दो साइड्स हैं, एक साइड का नाम रख दो ए और दूसरी साइड का नाम रख दो बी। ए साइड पर 100 ml पानी में 50 ग्राम चीनी है। ठीक है, और इधर क्या है? 20 ग्राम चीनी है। ठीक है, क्या होगा यहां पर? अगर मेम्ब्रेन है तो ये चीनी का फ्लो आर पार हो जाएगा, पानी का फ्लो आर पार होगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, और क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चीनी का, यानी कि 35 ग्राम इधर, 35 इधर। तो इक्वल कंसंट्रेशन को बनाने के लिए क्या है? डिफ्यूजन काम करता है। तो इक्वल कंसंट्रेशन इसकी वजह से बन जाएगी। तो इसके बाद अगर आप देखें, वैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं पानी का, तो ये इसमें क्या है? ऑस्मोसिस प्रोसेस की बात आएगी, तो वो आप यहां बात नहीं करेंगे। यहां बात कर रहे थे आप डिफ्यूजन की। अब इसके बाद देखते हैं एक सेल को क्या चाहिए, विच इज एक सेल के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाए। अगर वो एक्यूमुलेट हो जाए सेल के अंदर, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो अंदर से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बाहर आ जाएगी। ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। तो दिस इज डिफ्यूजन। वाटर ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो पानी जब मूव करता है कहां से कहां? जब ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो तब इसे क्या कह देते हैं? तो ये पानी का जब फ्लो होता है तो वी कॉल दिस इज कॉल्ड osmosis. The movement of water across the plasma membrane is affected by amount of substance dissolved in water. तो यही मैंने कहा, चीनी की मौजूदगी पानी में है, वो उसको अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ये क्या कहलाता है?
ऑस्मोसिस। अब इसके बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने कोई सेल रखा, कहां पर रखा, इफ द मीडियम ऑफ द सराउंडिंग है सेल हायर वाटर कंसंट्रेशन, मान लीजिए ये सेल, ये कोई बर्तन है, यहां एक सेल पड़ा है, इसके चारों तरफ सेल पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, और अंदर सेल के पानी की मात्रा कम है, तो क्या होगा, बाहर वाला जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट उसमें पानी की ज्यादा ज्यादा मात्रा है, तो क्या करेगा, सेल के अंदर और बाहर पानी की मात्रा सेम हो जाएगी। कैसे, अंदर बाहर वाला पानी जो है वो क्या है, किसके अंदर चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा, और इस सॉल्यूशन को जो इसके चारों तरफ मौजूद है इसे कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या करें, इसके लिए आप क्या है, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो रेजिन होती है यानी कि किशमिश, किशमिश को पानी के अंदर डाल के रख दीजिए, तो क्या होगा, पानी क्या है, किशमिश के अंदर चला जाता है, तो इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे पानी के अंदर गया है तो बाहर वाला सॉल्यूशन क्या था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। अब क्या है, इसके बाद इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन, अब मान लीजिए एक सॉल्यूशन रखा है, यहां पर सेल पड़ा है, सेल के चारों तरफ जो पानी है उसकी मात्रा और अंदर सेल के जो पानी की मात्रा है वो सेम है, तो ना तो पानी अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, तो देयर विल बी नो नेट एक्सचेंज ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद अ मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन, अगर क्या है, बाहर क्या है, पानी की मात्रा कम है, मान लीजिए बाहर है नमक की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है सॉल्यूशन में, अंदर पानी ज्यादा है, तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा, किससे, सेल से, तो बाहर वाले सॉल्यूशन को क्या कह दिया जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। वाटर क्रॉसेस द, अब ऐसा नहीं है कि वाटर क्या करेगा, अब मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर पानी जा भी रहा है और अंदर से बाहर आ भी रहा है, अंदर गया पानी और बाहर आया, तो ये क्या है, पहले पानी लीव भी कर रहा है और जा भी रहा है, ठीक है, और ये स्पेशल केस है किसका, डिफ्यूजन का, सेलेक्टिवली परमिएबल के परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो अब इससे क्या होगा, जो नेट फ्लो होगा ना, कितना पानी अंदर गया कितना बाहर आया, उसके बाद जो रिजल्ट मिलने वाला है दैट इज नेट फ्लो, तो वो क्या करेगा, अंदर और बाहर पानी की कंसंट्रेशन क्या कर देगा, सेम कर देगा। इसके लिए क्या है, एक एक्टिविटी करनी है, एक एक्टिविटी कैसे होगी, एक एग से ऑस्मोसिस करना है। एग से ऑस्मोसिस कैसे होगा, हमें एग की बाहर वाली शेल को निकालना है। कैसे निकालेंगे शेल को, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे जिसका फॉर्मूला होता है HCl, ठीक है, इसके अंदर क्या डाइल्यूट लेंगे, यानी कि इसके अंदर पानी भी हो, प्योर नहीं लेंगे, ठीक है, प्योर काफी क्या है, हार्मफुल हो सकता है। इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे एग, एग को अगर आप रखेंगे थोड़े टाइम तक, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल है, जो व्हाइट कलर की शेल है उसके ऊपर, वो उतर जाएगी, और अंदर क्या बचेगी, एक पतली सी उस अंडे के ऊपर लेयर बच जाएगी, ठीक है, वो लेयर क्या है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बाहर वाली जो एग की शेल है हार्ड, वो उतर जाएगी, इससे क्या होगा, जो अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो केवल बच जाएगी, ठीक है। उसको क्या करें, पुट द एग इन प्योर वाटर, उसको किस में डाल दो, उसको डाल देंगे आप प्योर वाटर के अंदर, ठीक है। ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स, तो प्योर वाटर बाहर बाहर है, ठीक है, तो अंदर क्या है, पानी अंदर जो मौजूद है वो प्योर नहीं है, जो अंडा है, अंडे के अंदर जो पानी है उसके अंदर क्या है, सॉल्ट मौजूद है, मिनरल्स मौजूद हैं, तो वो पानी प्योर नहीं है, उसके अंदर पानी की कमी है, दूसरी चीजों की मौजूदगी है, तो क्या होगा, बाहर वाला पानी क्या है, अंदर चला जाएगा। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस, अंदर पानी चला गया, ठीक है। अब इसी एग को, इसी डी शेल्ड एग को रख देना है पानी के अंदर, कौन सा पानी, ऐसा पानी जो क्या है, नमक की, जिसके अंदर मात्रा ज्यादा हो, अंदर जो पानी है अंडे के, उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि अंदर नमक कम है। तो अब मान लीजिए अंडा है, अंडे के अंदर जो पानी का जो 1 ml है, मान लीजिए अंदर अंडे के अंदर 1 ml पानी के अंदर 0.1 ग्राम क्या है, नमक है, ठीक है, और बाहर जो पानी है उसके अंदर 1 ग्राम पानी के 1 ml पानी के अंदर 1 ग्राम नमक है। अब नमक की मात्रा कहाँ ज्यादा है, अंदर, बाहर ज्यादा है तो अंदर कम है। अब देखा जाए तो पानी की मौजूदगी कहाँ कम है, पानी कहाँ पर फ्री है, मिक्स कम हुआ है नमक से, यहां पर है, ठीक है, तो अंदर वाले पानी की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर आने लग जाएगी, और दोनों के अंदर एक एस्टेब्लिश, एक इक्वल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा नमक का, और अंदर वाला पानी जब बाहर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस, EXOSO, एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो लिख करके ऑस्मोसिस, तो आप इसको क्या है टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पुट ड्राई रेजिन्स, सूखी हुई जो किशमिश है उसको क्या है आप डाल सकते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है,
उनको छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए, तो क्या होगा, तो जो सारी के सारी क्या है रेजन्स हैं, जो किशमिश हैं, वो फूल जाएंगी। वो क्यों फूल जाएंगी? क्योंकि जो अंदर पानी था उसकी कमी थी, और क्या है जिसकी वजह से क्या है वो पानी अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट सेल्स tend to gain water through the osmosis. Absorption of water by plant root is also called osmosis. अब प्लांट रूट्स भी तो ऐसा करती हैं, मान लीजिए ये जड़ है, जड़ें कहाँ होती हैं, जड़ों के चारों तरफ मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर पानी मौजूद होता है, मिट्टी के पार्टिकल के बीच में, तो वो पानी अंदर कैसे जाता है प्लांट सेल्स में? वो जाता है किसकी वजह से? वो जाता है ऑस्मोसिस की वजह से। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेज और वाटर अंदर एक्सचेंज होते रहते हैं। दिस इज द लाइफ ऑफ द सेल। तो लाइफ, सेल की लाइफ में बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसका? इसका ऑस्मोसिस और किसका? डिफ्यूजन का। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट थ्रू द सेल विद द ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा, अब मटेरियल्स को क्या है सेल के अंदर भेजना है, बाहर करना है, तो उसके लिए एनर्जी की खपत होती है, और वो एनर्जी किसके मॉलिक्यूल्स के रूप में मौजूद होती है? एटीपी, एडिनोसाइन, ADINOSINE, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके रूप में क्या है ये एनर्जी मौजूद होती है, करेंसी की है ये एनर्जी की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फीचर हैं, फ्लेक्सिबल है, बेंडेबल है, मुड़ जाती है। तो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, किसकी? फैट्स और प्रोटीन्स की। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, प्रोटीन्स और फैट की बनी हुई क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल है जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। 1972 में आया, सिंगर और निकोलसन के द्वारा ये दिया गया, दो साइंटिस्ट। क्या बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मान लीजिए ये सेल है, सेल की जो बाहर वाली बाउंड्री है ना, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे बड़ा करके देखा जाए तो इसके पास क्या है? दो लेयर्स हैं। ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड है वो इस रूप में मौजूद है। ठीक है, इसका जो मैं ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? इसे ये फॉस्फोरस वाला एंड है, यहां पर क्या होगा? फॉस्फेट आयन मौजूद होता है। फॉस्फेट आयन क्या होता है? PO4। ठीक है, PO4 नेगेटिव। और यहां पर ये जो टेल है, ये टेल होती है लिपिड्स की। ठीक है, यानी कि फैटी एसिड। अब आपने पढ़ा है प्रोटीन्स को कौन बनाते हैं? अमीनो एसिड्स। अब फैट्स को कौन बनाएंगे? फैटी एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आप बात करते हैं कि होता क्या है। ये मेम्ब्रेन कैसी होती है? बाई लेयर्ड। अब मैंने ये बताया, ये जो स्ट्रक्चर बताया ना कि एक केमिकल यूज होता है, एक कंपाउंड मौजूद होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसमें क्या है, ऊपर तो फॉस्फेट, फिर क्या होता है यहाँ पर ग्लिसरॉल, कार्बन का एक कंपाउंड, और नीचे क्या होता है? लिपिड से बनी हुई एक टेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया एक। इसी तरह नीचे वाली साइड से भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो दो लेयर्स हो गई, तो दैट्स वाई क्या है, इसको क्या कह देते हैं? बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं, इसके साथ साथ क्या मौजूद है इसके अंदर? इसके पास क्या है? लिपिड्स मौजूद हैं, और वो लिपिड्स क्या हैं? चीज़ों को अंदर भी जाने देते हैं और बाहर भी आने देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? तो कैसे जाएंगे? ऑस्मोसिस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी, डिफ्यूजन से। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? व्हाई दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल? सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों है? ये सेलेक्टिवली परमिएबल है क्योंकि ये सिलेक्टेड मटेरियल्स को अंदर जाने देती है, सिलेक्टेड मटेरियल्स को बाहर आने देती है। तो ये इसकी स्पेशलिटी क्या बनाती है इसको? सेलेक्टिवली परमिएबल में। अब आप इसको कंक्लूड करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्री है सेल की, जो शेप बदल सकती है सेल की, सेल को एक शेप देने का काम करती है। इसके साथ साथ जो मटेरियल्स बाहर हैं उनको अंदर भेजना, जो एक्स्ट्रा मटेरियल अंदर हैं उनको बाहर भेजना, ये इसका काम होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में शुरुआत में नहीं पता था, तो इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी बात की है मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आगे जो टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर, बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो आप अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर सेल वॉल।